विषय हिंदी, कक्षा स्नातक स्नातकोत्तर, वर्ष 2021 से 2024। कोर्स का शीर्षक हिंदी काव्य भाग 15। उपशीर्षक है समकालीन कविता। विचार बिंदु हैं मानव का एकाकीपन, लोकतंत्र का दुरुपयोग, धार्मिक रूढ़ियों का विरोध, भ्रष्टाचार और राजनीति, भौतिक विकास के प्रति आग्रह, जीवन का सत्य, प्रकृति और जीवन, नारी के प्रति नवीन दृष्टि। मैं डॉक्टर राजमुनि, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। आइए आज हम यहाँ पर देखते हैं, चर्चा करते हैं समकालीन कविता के बारे में। समकालीन कविता या इसे साठोत्तरी कविता भी कहते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए ध्यान से तो 1960 के बाद कवियों ने अपनी कविता को एक नाम देना शुरू किया। इसको अकविता कहा गया, सहज कविता, अस्वीकृत कविता, जुझारू कविता, अति कविता, आज की कविता, आधुनिक बोध की कविता, साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता इत्यादि नामों से इसको जाना गया। इसके अर्थ और स्वरूप पर बात की जाए तो समकालीन जो कविता है वो आधुनिक हिंदी काव्य के विकास का एक नए दौर का, नए तरह का एक आंदोलन है। समकालीन कविता का जो प्रारंभ है 1960 के बाद से शुरू होता है। 60, कुछ लोग 62 से लेकर 64 तक भी इसको स्वीकार करते हैं। साठोत्तरी कविता और समकालीन कविता के विषय में, इसके संबंध में कुछ विद्वान कहते हैं कि दोनों को एक ही हैं, एक ही तरह की प्रवृत्तियां हैं। कुछ विद्वान इनको एक मानने के लिए सहमत नहीं हैं। लेकिन समकालीन कविता आधुनिक कविता के विकास की एक नई तरह की दृष्टि देती है, एक नई संवेदना पैदा करती है, एक नए तरह का शिल्प है, एक नई सोच है, एक नई अपनी भूमिका के साथ अवतरित होती है। तो इस काव्यधारा का जो लक्ष्य है, वास्तव में जो आम आदमी है, जो जिसे हम मतदाता कह सकते हैं, वह आम आदमी और समाज की जो वास्तविक स्थिति है, उस वास्तविक स्थिति को बिल्कुल साफ साफ लफ्जों में बयां करती है। यह साठोत्तरी कविता या जिसे समकालीन कविता कहते हैं। अब यह ध्यान दिया जाए कि समकालीन कविता के जो प्रमुख कवि हैं उनमें आपके आते हैं रघुवीर सहाय, सुदामा पांडे धूमिल, आनंद प्रकाश, शमशेर बहादुर सिंह, गजानन माधव मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन, चंचल चौहान इत्यादि। अब इस साठोत्तरी कविता की या समकालीन कविता की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा की जाए कि इसकी आखिर कैसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसके आधार पर इसके नामों के विषय में विद्वानों में इस तरह की बात है कि इसको विभिन्न नामों से जाना गया। वास्तव में जो समकालीन शब्द है यह एक युग विशेष के लिए होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई कहे कि शिवमंगल सिंह सुमन नागार्जुन के समकालीन हैं, या कबीर, रविदास ये निर्गुण संत हैं, ये अन्य निर्गुण संतों के समकालीन हैं। लेकिन साठोत्तरी कविता से एक बात तो साफ स्पष्ट होती है कि यह कविता 1960 के बाद की कविता है। लेकिन फिर भी इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को जरा देखें, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला है समकालीन आर्थिक एवं सामाजिक चेतना का उद्घाटन। इस कविता के कवियों ने सबसे पहले जो समाज में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं उनको उसी रूप में चित्रित किया, उसमें किसी तरह का अपनी ओर से कोई कुछ भी मिलाने का प्रयास नहीं किया। और सामाजिक एवं राजनीतिक प्रश्नों का जैसा कि तैसा ही इसमें चित्रण किया गया है, जिसमें इस तरह के जो कवि थे ये अपने आसपास के वातावरण में घटित होने वाली घटनाओं को, अपने जीवन के अनुभवों को अपने काव्य में एक विशेष प्रकार का स्थान देते हैं। सुदामा पांडे धूमिल की अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि ये जो काव्य रचना है, इस काव्य रचना का क्या लाभ, वो स्वयं ही इस पर एक सवालिया निशान लगाते हैं, खड़ा करते हैं। कहते हैं कि कविता में जाने से पहले
मैं आपसे पूछता हूं, जब इससे न चोली बन सकती है न चौंगा, तब आप कहो इस ससुरी कविता को जंगल से जनता तक ढूंढने से क्या होगा। इसके अलावा नागार्जुन ने भी अपनी कविताओं में हमेशा आर्थिक विषमताओं, सामाजिक अव्यवस्थाओं, सामाजिक विद्रूपताओं और धार्मिक विद्रूपताओं को बहुत प्रमुखता से उभारा है। नागार्जुन की एक चर्चित कविता है, ये 1974 के आसपास लिखी गई, अकाल और उसके बाद। क्योंकि बंगाल में अकाल पड़ा और अकाल और भुखमरी के माहौल में जो आम आदमी है उसकी क्या दशा हो गई, अकाल पड़ने से पहले और अकाल पड़ने के बाद। एक उनकी चर्चित कविता है अकाल और उसके बाद। तो उसमें लिखते हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अब स्थिति जब बदलती है, धीरे धीरे सामान्य स्थिति होती है, उस समय नागार्जुन कहते हैं, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, कोई ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। इसके बाद हम बात करते हैं राजनीतिक चेतना की। वास्तव में राजनीति और व्यक्ति का संबंध बहुत पुराना है, हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र की स्थापना करने का दावा किया गया था 1947 में जब आज़ादी मिली, तो पूरा जनमानस इस आशा के साथ उम्मीद लगाए बैठा था कि अब हमारे जीवन और समाज की जो व्यवस्था है एक स्वस्थ लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ हमारे साथ खड़ी होगी। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। 1960 के बाद, यही वजह है कि 1960 के बाद जो इस तरह का जो विद्रोह था वो और तेज होता गया। रघुवीर सहाय ने लोकतंत्र में आस्था होने के कारण इस राजनीतिक व्यवस्था में मरते हुए मतदाता की समस्याओं, उसकी चिंताओं, विसंगतियों को अपनी कविता का विषय बनाया। रोज रोज चित्तिर मरता मतदाता उनकी कविताओं के सबसे प्रमुख केंद्रों में से एक है। छायावादी, प्रगतिवादी और गीतकारों को अच्छा कहते हुए, समाज में अपने को अकेला पाते हुए जहां हमेशा मतदाता ही मरता है, उसकी इच्छाएं मरती हैं, उसको रघुवीर सहाय किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं। कहते हैं कि कितना अच्छा था छायावादी, एक दुख लेकर वह गाना गा देता था। कितना कुशल था प्रगतिवादी, हर दुख का कारण वह पहचान लेता था। कितना महान था गीतकार, जो दुख के मारे अपनी जान देता था। कितना अकेला हूं मैं इस समाज में जहां सदा मरता है एक और मतदाता। ये रघुवीर सहाय की कविता कोई एक और मतदाता, ये काव्य संग्रह है आत्महत्या के विरुद्ध, उससे ली गई है। रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि हैं। इनके दो काव्य संग्रह और बहुत चर्चित हैं, सीढ़ियों पर धूप में और आत्महत्या के विरुद्ध। सीढ़ियों के धूप में कवि ने जिस सहज भाषा, नवीन वस्तु जिजीविषा का जो प्रयोग किया है उसे अन्य कवियों से अलग कर देता है। मुक्तिबोध अपनी फैंटेसी के लिए और शमशेर अपनी शैली और रघुवीर सहाय अपनी सामान्य भाषा और व्यंग्यात्मकता के कारण अपनी अलग पहचान बनाते हैं। आज़ादी के बाद जब चुनाव हुए तो लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इस बात का खूब ढोल पीटा कि आज़ाद होने के बाद गरीबी मिटाई जाएगी और आम आदमी को बेरोजगारी और भ्रष्टाचार इससे मुक्ति मिलेगी। लेकिन हुआ इसके उलट। आज़ादी के बाद दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, लूटपाट, हत्या, आत्महत्या, रेप, यह घटनाएं दिन दिन बढ़ती गईं। इसी की वजह से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति लोगों का जो उत्साह था, जो आशा थी, वो धीमे धीमे कम होती गई। इतने अधिक वर्षों में 1947 से लेकर वर्तमान समय तक हम देखें तो जो ये दो तरह के जो लोग थे, एक तो निम्न वर्ग और एक उच्च वर्ग। इसमें हम पाएंगे कि जो पूंजीपति थे, जमींदार थे, वो दिन प्रतिदिन ऊंचाई की सीढ़ियां चढ़ते गए और जो गरीब था वो वास्तव में और गरीब होता गया। उस पर तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं, लेकिन फिर भी उसको विश्वास दिलाया गया कि अब ठीक होगा, अब लोकतंत्र स्थापित होगा।
यही वजह रही कि आम आदमी का लोकतांत्रिक व्यवस्था से विश्वास उठ गया, या आप यूं कह सकते हैं कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से जनता का मोह भंग होने लगा। समकालीन जो कवि थे इसी सच्चाई को अपने काव्य में बयां करते हुए कहते हैं, रघुवीर साहब फिर अपने एक कविता में कहते हैं, आत्महत्या में स्पष्ट करते हैं कि मेरे देश के लोगों और नेताओं, मैं सिर्फ एक कवि हूं, मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता, न उसके साथ खाने के लिए गम दे सकता हूं। वादों की लालच में, फिर धूमिल भी इसी बात को कहते हैं। धूमिल कहते हैं कि प्रतिवर्ष वादे पर वादे किए जाते हैं, लेकिन उनके सारे वादे खोखले होते हैं। वादों की लालच में आप जो कहोगे वह सब करूंगा, लेकिन जब हारूंगा आपके खिलाफ खुद अपने को तोड़ूंगा। भाषा को हींकते हुए, अपने भीतर थूकते हुए सारी घृणा के साथ अंत में कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा, हाँ हाँ मैं कवि हूं, कवि यानी भाषा में भदेश हूं, इस कदर कायर हूं कि उत्तर प्रदेश हूं। ये सुदामा पांडे धूमिल का एक काव्य संग्रह है, संसद से सड़क तक, उसमें इस कविता को देखा जा सकता है। यानी कहना न होगा कि उस समय के कवियों ने जो अपनी बात कही, उस बात को बड़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने अभिव्यक्त किया। इसी प्रकार की उदासीनता के कारण आज मानव का एकाकीपन बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से नई कविता में भी एकाकीपन की चर्चा की गई, उसी प्रकार समकालीन कविता में भी इस बात को बड़ी ईमानदारी के साथ अभिव्यक्त किया गया कि आज मानव के पास भीड़ है और बहुत भीड़ है, लेकिन उस भीड़ में भी वह अकेला है, क्योंकि उसका साथ देने वाला कोई नहीं दिखाई देता। क्योंकि शहर से जब नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो वहां आदमी की भौतिक आवश्यकताएं इस कदर बढ़ गईं कि आदमी को आदमी नजर ही नहीं आता। इसी विषय में जगदीश चतुर्वेदी ने कहा है कि हम में से अधिकांश कभी महानगरों या नगरों में रह रहे हैं। नगरों का जीवन यांत्रिक हो गया है, व्यस्तता में लीन एक अजीब सी उमस और अजनबियत तथा अकेलेपन की भावना हम में घर करती जा रही है। यानी हम नगरीकरण की दौड़ में, भौतिक विकास की दौड़ में इस कदर हो गए हैं कि हमारे अंदर संवेदनाएं शेष रही नहीं गई। यानी व्यक्ति हाड़ मांस का पुतला न रह करके एक मशीन की तरह हो गया है। जैसे एक मशीन को दूसरी मशीन से कोई मतलब नहीं होता, इसी तरह का जीवन वर्तमान समय के 60 के बाद, यानी आप यूँ कहें कि 1947 के बाद के समाज का भी हो गया है। अब बात करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि साठोत्तरी कविता में या समकालीन कविता में नारी के प्रति दृष्टिकोण समाज का किस तरह से हो गया। वर्तमान समय में नारी के प्रति भी वही दृष्टिकोण हो गया है जो एक मानव का दूसरे मानव के प्रति हो गया है। नारी को भी आज इस इस्तेमाल की वस्तु समझने लगा है, भोग की वस्तु समझी जाने लगी है। जरूर आगे बढ़ने में, भौतिक विकास की दौड़ में नारी के प्रति भी जो नजरिया था, उस नजरिए में भी बहुत परिवर्तन आया है। कहीं कहीं तो बहुत सारे ऐसे रचनाकार हैं, कवि हैं, जो अपनी अतृप्त भावनाओं को, अपनी अतृप्त कुंठाओं को बड़े ही अश्लील भाषा जिसे कहते हैं, असामाजिक भाषा में ज्यों का त्यों अभिव्यक्त कर देते हैं। वह यह भी नहीं सोचते कि इसका हमारी आगे आने वाली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखते हैं सबसे बड़ी जो स्वस्थ लोकतांत्रिक आज़ादी की जो बात है, उसकी जो समस्या है, उसके विषय में बात करते हैं। वास्तव में जो देखा जाए, जो लोकतंत्र के दो स्वरूप हमारे सामने आते हैं, एक तो लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा और दूसरी अस्वस्थ परंपरा। तो स्वस्थ परंपरा का जो सपना देखा था जनता ने, वह सपना तो बिल्कुल चकनाचूर हो गया। अब बची अस्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा। अस्वस्थ लोकतंत्र वह लोकतंत्र होता है जो केवल कागजों तक सीमित रहता है। तभी तो नागार्जुन आदि कवियों ने आज़ादी को केवल कागजों तक ही माना है। नागार्जुन कहते हैं कि कागज की आज़ादी मिलती, ले लो दो दो आने में। समकालीन कविता में अनेक ऐसे कवि हैं जो इस लोकतंत्र के प्रति होते हुए मोह भंग का यथार्थ चित्रण करते हैं।
रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह है आत्महत्या के विरुद्ध। इसमें आत्महत्या के विषय में कहते हैं कि मेरे देश के लोगों और नेताओं, मैं सिर्फ एक कवि हूँ। मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता, न उसके साथ खाने के लिए गम, न मैं मिटा सकता हूँ ईश्वर के विषय में तुम्हारे सब भ्रम। लोगों में श्रेष्ठ लोगों, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे साथ आ नहीं सकता। इसी तरह की जो चेतना है वो धूमिल की कविता में भी मिलती है। धूमिल को भी जनवादी कवि कहा जाता है। धूमिल का एक काव्य संग्रह है संसद से सड़क तक। उसमें ये देखा जा सकता है, वो कहते हैं कि वादों की लालच में आप जो कहोगे वह सब करूंगा, लेकिन जब हारूंगा आपके खिलाफ खुद अपने को तोड़ूंगा। भाषा को हींकते हुए अपने भीतर थूकते हुए सारी घृणा के साथ अंत में कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा, हाँ हाँ मैं कवि हूं। कवि यानी भाषा में भदेश हूं, इस कदर कायर हूं कि उत्तर प्रदेश हूं। इसके अलावा हम देखते हैं जो समकालीन कविता है। अब देखते हैं बाजारवाद की दौड़ में नारी। इस बढ़ती हुई वैश्वीकरण के दौर में, इस बाजारवादी और पूंजीवादी विकास की दौड़ में नारी का भी बहुत अश्लील रूप से चित्रण देखने को मिलता है। चाहे विज्ञापन हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कोई भी मीडिया क्यों न हो, क्योंकि एक तरफ तो लोग नारी के प्रति सम्मान का दृष्टिकोण रखते हैं और दूसरी तरफ उसके इस तरह से इस प्रकार चित्रण किया जाता है कि वो किसी को बताने में और किसी को दिखाने में भी बहुत असामाजिक और असभ्य लगता है, क्योंकि सभ्य समाज की पहचान नारी के शालीनता में होती है। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता की समस्या आज़ादी के बाद ये ध्यान से देखा जाए तो जिस आज़ादी की बात करते हैं, जिस स्वतंत्रता की बात करते हैं, वह केवल एक मजाक बनकर रह गई है। वास्तव में जिस लोकतंत्र में इस बात का ध्यान बड़ा ढोल पीटा जाता है कि हम आज़ाद हो गए, हम स्वतंत्र हो गए, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसकी जो वास्तविकता है वह आज कुछ अलग ही दिखाई देती है। क्योंकि समकालीन कवि इस बात को बड़े दावे के साथ कहता है, बड़े विश्वास के साथ कहता है कि लोकतंत्र में हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त है, यह स्वतंत्रता तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सामान्य जनजीवन की उन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देती है जिन समस्याओं के लिए एक बहुसंख्यक समाज आशा लगाए देख रहा था। आज की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्रता के नाम पर बड़ी अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिलती है। आज का जो मनुष्य है वह पूरी तरह से दिशाहीन हो चुका है। उसकी दशा और दिशा दोनों ही बिल्कुल बदल गई हैं। और विशिष्ट रूप से जो निम्न वर्ग है, मध्य वर्ग है, वह भी उसकी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये आज़ादी, ये स्वतंत्रता है किस तरह की। आज़ादी के बाद अंग्रेजों का जो साम्राज्य था उसको बीता, लेकिन बड़ी उम्मीद थी कि राजनीतिक बदलाव होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए धूमिल अपनी कविता 20 साल बाद में कहते हैं, 20 साल बाद और इस शरीर में सुनसान गलियों में तोते की तरह गुजरते हुए अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या आज़ादी सिर्फ थके हुए रंगों के नाम हैं जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब भी होता है। यानी कितनी बहुत स्पष्ट भाषा में धूमिल कहते हैं कि ये आज़ादी केवल रंगों तक या केवल औपचारिकता मात्र रह गई है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अब देखते हैं कि समकालीन कविता में व्यंग की प्रधानता। समकालीन कवि हो या कोई भी समय रहा हो, जब सामाजिक परिस्थितियां जनजीवन के बिल्कुल विपरीत कार्य करने लगती हैं, खड़ी होती हैं, या आप यूँ कहें कि सामाजिक दुर्व्यवस्थाएं जब इतनी बढ़ जाती हैं, तो कवि सीधे सीधे न कह करके व्यंग के माध्यम से अपनी बात को जन सामान्य के बीच में लाकर रखता है। लीलाधर जगूड़ी की बलदेव खटीक, सौमित्र मोहन की लुकमान अली, ध्रुवदेव मिश्र की हवा बही गांव में तथा हरिहर द्विवेदी की खत आदि आज अनेक ऐसी कविताएं हैं जो व्यंग के माध्यम से, नागार्जुन की भी है, तमाम कविताएं हैं जिनमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, तमाम धार्मिक, तमाम विसंगतियों पर जो है बहुत करारे से करारे व्यंग किए गए हैं।
धूमिल की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है मोचीराम। इस कविता में देखिए किस तरह से धूमिल ने मोची की माध्यम से एक पूरी निम्न वर्ग का चित्र खींचा है। बाबूजी सच कहूं मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। बिल्कुल ईमानदारी के साथ धूमिल ने अपनी बात रखी है। अब यहां देखते हैं खोखली नैतिकता एवं समाजवाद के प्रति मोहभंग या विद्रोह कहिए। ये समकालीन कविता को ध्यान से देखें तो अनेक विद्वानों ने कहा है कि साठोत्तरी कविता किसी व्यवस्था जो मूल्य व्यवस्था है उसके टूटते हुए मूल्यों को देखती है, तो इसके निषेध के बारे में कहती है। डॉक्टर हरदयाल सिंह ने इसके विषय में लिखा है कि जिस तरह 7वें दशक का कवि राजनीति को अस्वीकार करता है, उसी तरह वह भावुकता, आदर्शवाद, प्रेम, नैतिक मूल्य आदि के प्रति भी वह बिल्कुल विद्रोह की मुद्रा में खड़ा होता है, यानी उसको नकारता है। मूल्यों के प्रति यह संदेहवाद, यह निषेध आम आदमी के जीवन में व्याप्त दिखाई देता है। कवि ने तो इसे केवल अभिव्यक्ति दी है जिस समाज में लाभ और पद सबसे बड़े मूल्य बन गए हों, जिस समाज में बेईमानी, रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद, सिफारिश, गुंडागर्दी इत्यादि को सम्मान मिलने लगा हो, तो उसमें यदि रचनाकार में निषेधात्मक दृष्टि आती है या उसके प्रति विद्रोह आता है, उसके प्रति मोहभंग होता है, तो यह कोई नई बात नहीं है। अब हम देखते हैं कि बिखरते हुए पारिवारिक मूल्य। वर्तमान समय के समकालीन कविता ने पारिवारिक रिश्तों के बीच में टूटती हुई एक संवेदनशीलता को भी बिल्कुल अपनी पैनी नज़र से बचने नहीं दिया है। समकालीन कवि देख रहा है कि वर्तमान समय में दिन प्रतिदिन पारिवारिक रिश्तों के बीच में तरह तरह के टकराव आ रहे हैं, जिससे मानव न रह करके एक औपचारिकता निभा रहा है। दूसरी तरफ देखें आदर्शवादी मूल्यों के प्रति मोहभंग। समकालीन कविता में समाज में, जीवन में जितने भी आदर्श होते हैं, जितने भी मूल्य स्थापित किए जाते हैं एक बेहतर समाज बनाने के लिए, उन सब के प्रति भी स्वार्थीपन और लालच के कारण दिन प्रतिदिन वह जो आदर्शवादी मूल्य वो बिखरते जा रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं नगरीकरण की बढ़ती हुई यांत्रिकता। समकालीन कवि ने ग्रामीण से नगर में परिवर्तित होते हुए परिवेश के एक तरफ कुछ जहाँ लोग इसको अच्छा मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ भी लोगों के बीच में मशीन जैसा व्यवहार होने लगा है। इस नगरीकरण ने मानव को इतना बनावटी, अजनबी और बेचारा बना दिया है कि यहाँ घर से लेकर बाहर तक दिन प्रतिदिन की भाग दौड़, केवल और केवल पैसा और अपने स्वार्थों की खातिर प्राकृतिक परिवेश को रौंदना, ये सारी चीज़ें एक जैसे मान पड़ता है कि जैसे किसी यंत्र की तरह चल रही हैं। ये इस नगरीकरण की समस्या से जूझते हुए मनुष्य की जो सच्चाई है, इसको हम नकार नहीं सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाजारवाद की दौड़ में नारी कहाँ खड़ी है। नारी और बाजारवाद का संबंध किसी से छिपा नहीं है। इसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशील। समकालीन कविता या साठोत्तरी कविता को अगर हम देखें तो यह कवि अपनी प्रकृति के होते हुए क्षय और विनाश को लेकर के भी, उसके आने वाले भविष्य में भयंकर परिणामों को लेकर भी चिंतित है। उसे सबसे पहले यह चिंता है कि अगर प्रकृति और मानव जीवन का संबंध बहुत प्रगाढ़ है, यानी प्रकृति से ही मानव का अस्तित्व बचा हुआ है, जब ये प्रकृति समाप्त हो जाएगी तो मानव का जीवन कहाँ जाकर खड़ा होगा, उसको कौन बचाने आएगा। यही चिंता इस समकालीन कविता में पग पग पर दिखाई देती है। उसकी सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण। प्रदूषण एक प्रकार का नहीं, कई प्रकार का प्रदूषण पूरे समाज में, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसके पीछे सबसे ज़्यादा घातक है तो वह है केवल और केवल सारे प्रदूषण की जड़ है मानसिक प्रदूषण। क्योंकि जब हमारी सोच बेहतर नहीं होती तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने स्वार्थ के लिए
समाज को या प्रकृति को किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी हम दूसरे की कतई भी चिंता नहीं करते। अब हम बात करते हैं कि समकालीन कविता में संस्कृति के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा है, क्योंकि आज समकालीन कवि इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा है कि जो संस्कृति अपने आदर्श और एकता के लिए विख्यात थी, आज वह भी इस बाजारीकरण और भौतिकवाद की रेस में वह भी बहुत पीछे छूट गई है। वर्तमान पीढ़ी पुरानी जो मूल्य हैं, जीवन मूल्य हैं, उनको अपने नए ढंग से जीने के लिए प्रयासरत है। समकालीन कविता में संस्कृति के प्रति कहें तो बड़ा बेरुखीपन, अजनबीपन दिखाई देता है। प्रसिद्ध कवि हैं समकालीन कविता के मनोज सोनकर। वे कहते हैं कि परंपरा के विषय में वो अपनी बात को स्पष्ट करते हुए इस प्रकार कहते हैं कि हम लंगड़े टट्टू घोड़े हैं, लंगड़ा रहे हैं अपनी पीठ पर लादे हुए भविष्य का बोझ, पूंछ हिला कर उड़ा रहे हैं जख्मों पर बैठी मक्खियां। कहना न होगा कि समकालीन कविता अपने भाव पक्ष की दृष्टि से ही मजबूत नहीं है, बल्कि कलात्मक दृष्टि से भी नए नए प्रयोग करने, नए नए शब्दों का इस्तेमाल करने और पुरानी परंपराओं को तोड़ करके नई परंपरा स्थापित करने के लिए भी हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है।